नमस्कार साथियों, मैं नितेश शाहू लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज व्यापम की समस्त परीक्षाओं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। धीरे धीरे करके इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है मालवा के पठार के बारे में कि मेंस में मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आते हैं। जैसे मुख्य परीक्षा में आपको एक प्रश्न है, मालवा के पठार की भू आकारिकी को समझाइए। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सिलेबस में भी दिया हुआ है और इसी के इर्द गिर्द समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न भी मालवा के पठार से पूछे जाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से मालवा के पठार की कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे। यह लेक्चर लगभग 2 घंटे का होगा, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं मालवा के पठार के बारे में बेसिक जानकारी क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये मालवा के पठार का विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं। आइए, दरअसल आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है ये मुख्यतः मालवा का पठार है। मैप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये बेसिकली मालवा का पठार है और अब हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दें, ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग है, ये सभी को दिख रहा है। हम सीक्वेंस के से चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम मालवा क्यों पड़ा, इसके बारे में। तो यहाँ पर एक मुख्य चीज समझने की कोशिश करें कि इसका नाम आखिर में मालवा पड़ने के पीछे का रीजन क्या है। देखिए यहाँ पर दरअसल क्या था कि यहाँ पर एक नदी बहती है चनाब और यहाँ पर एक नदी बहती है रावी। तो यहाँ पर देखें, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है दोआब। हिंदी में दोआब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत में आता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे दोआब कहते हैं। और भारत में और अन्य देशों में भी आप जितने भी दोआब देखते हैं ये बेसिकली दो नदियों के पहले शब्दों के पहले नाम पे ही जोड़े जाते हैं। जैसे ये जो नदी है, ये नदी है चनाब और इसके नीचे ये जो नदी है ये दिख रही है रावी। तो चनाब और रावी नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको बेसिकली रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है। तो इस रेचना दोआब से मालवा के पठार का क्या संबंध है, हमको इस पर चर्चा करनी है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि लगभग 304वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 323 से 326 के बीच में सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए यूनान से निकले। और भारत में जब सिकंदर का आक्रमण इस दिशा से भारत में हुआ तो यहाँ पर उस समय एक जनजाति रहा करती थी, मालव जनजाति। ध्यान दें, कौन सी जनजाति? मालव। मालव जनजाति का निवास स्थल ये क्षेत्र हुआ करता था। तो जब सिकंदर का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद चूंकि देखें सिकंदर के नाम से ही दुनिया कांपती थी। वो जहां भी आक्रमण के लिए पहुंचता था उसके पहले ही वहां के लोग पलायन कर जाते थे। तो सिकंदर जब यहाँ पहुंचा तो मालव जो जाति यहाँ रहती थी इसको खतरा महसूस हुआ, इसको अपने अस्तित्व पे खतरा महसूस हुआ। तो मालव जनजाति ने इस क्षेत्र को त्याग दिया। अब सवाल ये था कि मालव जनजाति आगे जाकर कहां बसेगी। चूंकि मालव जनजाति इस दोआब वाले क्षेत्र में थी और दोआब वाले क्षेत्र जलोढ़ मैदान वाले भाग होते हैं, ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर फसलीय क्षेत्र होते हैं। बेसिकली इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। तो चूंकि मालव जनजाति इस क्षेत्र की आदी हो चुकी थी, उसका पेशा ही कृषि था, तो अब वो यहां से ऐसे क्षेत्र में पलायन करना चाहेगी जहां पर कृषि के लिए, पशुपालन के लिए उपयुक्त जलवायु हो, वहां पर नदियां हो, वहां पर मिट्टी उपजाऊ हो और उस क्षेत्र की जलवायु भी कृषि और पशुपालन के योग्य हो। तो मालव जनजाति यहां से पलायन करते हुए ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में यहां पर आवासी। चूंकि यहां पर चंबल नदी घाटी का क्षेत्र, माही नदी तंत्र का क्षेत्र और छोटी छोटी और भी नदियां जैसे काली सिंधु यहीं से निकलती है, तो ये नदियों का क्षेत्र यहाँ पर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करा रहा था। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा थी, वैसे ही यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र ये फसलीय उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त था। तो मालव जनजाति को यहाँ पर बसने में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मालव जनजाति जब यहाँ से पलायन कर आई तो वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बसी।
और इसी मालव जनजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मालवा प्रदेश पड़ा है। तो ये हमने समझा कि मालवा का नाम मालवा आखिर कैसे पड़ा। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली मालवा के पठार की सीमाओं के बारे में। तो आज हम मुख्यतः पहले लेक्चर में मालवा के पठार के भूगोल के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात करेंगे। मालवा का पठार चूंकि विस्तृत अध्याय है तो इस पर 1 या 2 या 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो आज थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो नामकरण आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि किताबों में भी सामान्यतः लिखा होता है और परीक्षाओं में अक्षांशीय विस्तार से संबंधित प्रश्न नहीं आते कि मालवा किस किस अक्षांश में विस्तृत है। सीमा की तरफ चलते हैं, देखते हैं। मालवा की पठार की जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है, यहाँ पर राजस्थान लगा हुआ है। यहाँ पर आप 1 सेकंड देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएं, मैप मानक नहीं बन पाते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मालवा के पठार की सीमा पर देखें तो ये राजस्थान का क्षेत्र होता है। तो बेसिकली यहाँ पर राजस्थान से हमारी मालवा के पठार की पश्चिमी सीमा लगती है। ये वाला मालवा का पठार है। लेकिन अगर देखें पर्वतीय रूप में तो यहाँ पर अरावली पर्वत है। तो मालवा के पठार की सीमा अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो अरावली पर्वत निर्धारित कर रहा है, और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान एक राज्य के रूप में मालवा के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो अरावली पर्वत यहाँ पर है ना, देखिए भारत में जो मानसून आता है ये मालवा पर कैसे असर डालता है, हमको इसको भी समझेंगे आगे चलकर। बट एक छोटा सा पार्ट हम समझ लेते हैं। चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, और इसी वजह से भारत में जो मानसून प्रवेश करता है ये 2 दिशाओं से प्रवेश करता है। ये वाला जो मानसून होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, या इसी को आप लोग कहते हैं अरब सागर का मानसून, और ये जो होता है ये पूर्वी मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो ये जब यहां से प्रवेश करता है ना, तो आप देखिए ये जो अरावली पर्वत है ये मानसून की दिशा के समानांतर है, पैरेलल है, और ये मानसून को यहां पर अवरोध उत्पन्न नहीं करता। अगर अरावली ऐसे होता तो ये मानसून को अवरोध उत्पन्न करता और यहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती, तो आज जहां पर थार है संभवतः वहां हरियाली होती, और मालवा का पठार यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही होती। लेकिन चूंकि ये अरावली भारत का प्रमुख वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, छाया का मतलब जहां अंधेरा हो, यानी कि जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती हो। भारत में 2 प्रमुख वृष्टि छाया क्षेत्र हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है ये भी मानसून की दिशा के समानांतर है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र अरावली है। एक ये भी रीजन होता है मालवा की पश्चिमी सीमा के कारण मालवा में पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। तो पश्चिमी सीमा समझ आ गई, यहाँ पर अरावली पर्वत बेसिकली हमारी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर रहा है। इसके बाद देखते हैं इसकी दक्षिणी सीमा के बारे में। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये मुख्यतः नर्मदा सोन घाटी है। आप देखें कौन सी घाटी, ये बेसिकली नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से नर्मदा गुजरती है। तो ये मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो कर रही है ये यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी करती है। कौन सी सीमा, दक्षिणी, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी पूर्वी सीमा कौन बना रहा है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली, ये हिस्सा बेसिकली बुंदेलखंड का हिस्सा होता है। बुंदेलखंड अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है, बुंदेलखंड का कुछ भाग आपको उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखें ये पूर्वी सीमा का निर्धारण बेसिकली कौन कर रहा है, बुंदेलखंड करता है। और साथ में अगर आप नदी की बात करेंगे ना, तो यहां से मालवा से एक नदी उद्गम होती है बेतवा, मैप थोड़ा सा इधर उधर है उस पर फोकस करेंगे, और ये बेतवा नदी इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण यहाँ पर करती है। इसके बाद उत्तरी सीमा पर आते हैं। तो ये क्षेत्र है बेसिकली मध्य भारत का पठार। तो ये जो मध्य भारत का पठार है ये उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रहा है। देखें ये मंदसौर वाला जो, ये नीमच वाला जो हिस्सा है सबसे ऊपरी हिस्सा, इसका ये वाला नीमच वाला जो भाग है ये मध्य भारत के पठार में आता है। पर यहाँ पर देखेंगे गुना के बाद ऊपरी हिस्सा ये मध्य भारत का पठार है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, मध्य भारत का पठार। तो एक बार पुनः सीमा पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें पश्चिमी सीमा कौन, अरावली पर्वत कर रहा है। दक्षिणी सीमा कौन, नर्मदा सोन घाटी कर रही है।
पूर्वी सीमा का निर्धारण यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार कर रहा है। या नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये नदी कौन सी, बेतवा, तो बेतवा नदी तंत्र यहाँ पर पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रहा है। उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है कौन, मध्य भारत का पठार। और एक और बात कहीं कहीं पर लिखी मिलती है कि यहाँ पर माही नदी तंत्र भी इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। बेसिकली धार से निकलकर जब ये राजस्थान जाती है, लेकिन ये उचित नहीं होगा क्योंकि वो मालवा के बीच से ही बहती है। तो उम्मीद है आपको ये इनकी सीमा समझ आ चुकी होंगी कि मालवा के पठार की भौगोलिक सीमाएं कौन सी हैं। पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा था, पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर रहा था अरावली पर्वत और राजस्थान। हाँ, इसके दक्षिण पश्चिम में जो सीमा है, जैसे यहाँ पर एक नजर देखेंगे, ये वाली जो सीमा का निर्धारण है यहाँ पर गुजरात भी करता है। गुजरात यहाँ पर सीमा से लगा है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अब चलते हैं इसके निर्माण के बारे में कि मालवा के पठार का निर्माण आखिर कैसे हुआ है, उसके बाद उसके क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करेंगे। आते हैं, देखते हैं सबसे पहले मालवा के पठार के निर्माण के बारे में आ जाते हैं। दरअसल इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसको समझना है। बेसिकली यहां पर देखेंगे, हम पढ़ते हैं किताबों में सभी जगह पर कि इसका जो निर्माण हुआ वो दक्कन ट्रेप के लावे से हुआ। सवाल है दक्कन ट्रेप है कहां पर और इसके लावे से इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखें ध्यान से, बेसिकली अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत का ये जो साउदर्न जोन होता है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये बेसिकली अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड धरती का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है। ध्यान दें, मध्य प्रदेश का यहां पर देखें, ये जो हिस्सा है बेसिकली ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो यहां पर देखें और ये वाला क्षेत्र हिमालय है। तो क्रिटेशियस एरा की घटना है, बात कर रहे हैं कौन से काल की, क्रिटेशियस काल। जब आप पृथ्वी का टाइम साइकिल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आप वहां पर क्रिटेशियस काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, यहां पर हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो क्रिटेशियस एरा में घटना ये हो रही थी कि यहां पर ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर मौजूद है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जब उत्तर की ओर गति कर रही थी और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट जब भारत से टकरा रही थी, उसी समय ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी का हो रहा था। कौन सा उद्भेदन, दरारी उद्भेदन। अब ध्यान से समझना, ज्वालामुखी विस्फोट ना मुख्यतः दो तरीके का होता है। कैसे, अगर मान लीजिए ऐसे छिद्र के माध्यम से मैग्मा बाहर आ रहा है तो इसको कहते हैं केंद्रीय उद्गार। कौन सा, केंद्रीय। ये बहुत बड़ा जोन होता है, एक बहुत बड़े छिद्र के माध्यम से ये 8-10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। अगर इस एक दरार छिद्र के माध्यम से जब मैग्मा बाहर आता है इसको हम दरारी उद्भेदन केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये पृथ्वी है और एक दरार के माध्यम से यहाँ पर मैग्मा बाहर निकल रहा है तो इसको दरारी उद्भेदन कहा जाता है। तो बेसिकली ये दो प्रकार से होता है, एक केंद्रीय उद्भेदन और दूसरा दरारी उद्भेदन। तो यहां पर क्या हुआ, क्रिटेशियस एरा में जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो उसी समय इस पेनिनसुलर इंडिया में उसके प्रभाव से यहां पर दरारी उद्भेदन प्रारंभ हुए। कौन से उद्भेदन, दरारी। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझें, इधर पे आ जाएं। ये केंद्रीय उद्भेदन है और ये दरारी उद्भेदन है, दोनों से ही मैग्मा बाहर आ रहा है। तो एक चीज और समझ लीजिए, मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, छोटी सी बात हम करते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर फोकस करें, ये अर्थ है और ये अर्थ की संरचना, ये सबसे ऊपरी परत है जहां पर हम लोग हैं, ये भूपर्पटी वाला पार्ट है। इसके बाद आ जाएं तो दूसरी परत पर आ जाएं, ये वाला जो भाग है बेसिकली ये मेंटल वाला भाग कहलाता है, इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, इसके नीचे का हिस्सा ये निचला मेंटल, ये ऊपरी मेंटल, और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में चीजें मौजूद हैं जिसको आप मैग्मा कहते हैं। इसी मंडल को हम लोग दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, ठीक है, उस पर हम ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, यहाँ पर नहीं। और इस वाले भाग को आप कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर का अर्थ है जहां पर मैग्मा भरा हुआ है। तो जब ये जो मैग्मा होता है ये धरती के अंदर है, ये गर्म है, तप्त है, और इसके साथ में गैसेस भी यहाँ पर है और जलवाष्प भी यहाँ पर है। लेकिन जैसे ये विस्फोट होगा
जैसे यहाँ से विस्फोट होगा तो ये मैग्मा जब बाहर आएगा तो विस्फोट के बाद अंदर जो जलवाष्प है, जो गैस है, ये वायुमंडल में चली जाती है और अब ये जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें बची हैं ये ऐसे निकलकर बहकर जमने लगती हैं। अब आप इसको लावा कहते हैं। लावे के साथ में मुख्यतः गैसें और जलवाष्प नहीं होती, वो वायुमंडल में निःसृत हो जाती हैं, ठीक है। जबकि मैग्मा जो होता है वो धरातल के अंदर होता है, इसके साथ में ये होती है। लावा बेसिकली सतह पर होता है, भूगर्भ में भी लावा पाया जाता है लेकिन वो मैग्मा चेंबर से बाहर आ चुका होता है। और ये जो लावा होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक वो लावा होता है जो अम्लीय लावा है, ये चिपचिपा होता है बेसिकली, इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो 75% से अधिक होती है, ये चिपचिपा होता है। एक होता है पैडिक लावा या क्षारीय लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो चिपचिपा नहीं होता, वो बेसिकली तरल होता है, ध्यान दें। तो अब यहाँ पर देखें कि जब यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और इससे बाहर आएगा, तो बेसिकली जब इससे बाहर आएगा तो ऐसी ऊंची आकृतियों का निर्माण करेगा और मोस्टली टाइम ये होता है कि यहाँ पर पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होगा। जबकि दरारी उद्भेदन के बाद में जब ये मैग्मा निकलेगा, जो कि बड़े क्षेत्र से निकल रहा है, तो ये पूरे क्षेत्रों में फैलेगा, विस्तार होगा और इससे पठारों का निर्माण होगा। और यही रीजन था, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर दरारी उद्भेदन शुरू हुए कौन से एरा में? क्रिटेशियस एरा में। और ध्यान रखना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढाल दो दिशाओं की तरफ है, पहला उत्तर दिशा की तरफ और दूसरा पूर्वी दिशा की तरफ। इसको समझ भी सकते हैं आप, ध्यान दें। मध्य प्रदेश से निकलने वाली ज्यादातर नदियां लाइक सोन, ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, चंबल, बेतवा ये उत्तर की तरफ जा रही है, कारण है ढाल। इसके अलावा देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली ज्यादातर नदियां कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, कावेरी, ये पूरब की तरफ जाती हैं। रीजन समझ आ रहा है? ढाल। अगली बात समझ में, तो इसका ढाल दो दिशाओं की तरफ है। अब ढाल दो दिशाओं की तरफ होने से क्या असर पड़ा है उसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर दरअसल जब दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, तो वहां से निकलने वाला जो मैग्मा है वो दो दिशाओं की ओर प्रवाहित होने लगा। यहां से पहला उत्तर की ओर और दूसरा पूर्व दिशा की ओर। तो जब ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने से ही ये इस क्षेत्र तक पहुंचा, मालवा तक। पूर्व की ओर गया तो यहाँ पर झारखंड, छोटा नागपुर के पठार की ओर भी इसका प्रचलन हुआ है, ध्यान दें। तो यहां से जब ये लावा फ्लो करके आया तो ये इधर आते तक ये जम चुका था, और जब ये यहाँ पर जमा तो इसी से इस पूरे पठारी भाग का निर्माण हुआ। चूंकि ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए ये दक्कन के पठार में हुए। कौन से पठार में? दक्कन का पठार इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत है। बेसिकली हम महाराष्ट्र को दक्कन का पठार कहते हैं, लेकिन इधर पे आप जितने पठार देखते हैं ये दक्कन के पठार की ही उपभाग है। जैसे रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटका का पठार, धारवाड़ का पठार, ये सारे के सारे पठार इस प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्से हैं। और हमारा जो मालवा का पठार है ना, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा ही है। ध्यान दें मैंने क्या कहा, ये जो मालवा का पठार है इस प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा ही है। आगे बात समझ में सभी को। तो इसका निर्माण बेसिकली कैसे हुआ है? मैग्मा के बाहर निकलकर लावे के जमने से। और कौन से एरा में ये घटना हो रही थी? ये घटना हो रही थी क्रिटेशियस काल में। कौन से उद्भेदन यहाँ पर हुए? दरारी उद्भेदन हुए। इस क्षेत्र में क्यों पहुंचा? क्योंकि ढाल है, इस वजह से इस क्षेत्र में वो लावा पहुंचते चला गया है। अब ध्यान से समझना कि वो जो यहाँ पर पहुंचा, इससे इस क्षेत्र में किन किन संरचनाओं का निर्माण हुआ, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ध्यान दें, दरअसल जब ये मैग्मा बाहर आता है और जब ये ठंडा होकर जमता है तो इससे जो चट्टानों का निर्माण होता है, इन चट्टानों को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टानें। ध्यान से समझें, कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें, इग्नेरियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानें कहने के पीछे भी एक रीजन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर आता है तो इसके साथ बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है, जलवाष्प भी होती है। और जब ये सरफेस पे आता है सतह पर, तो यहाँ पर O2 होती है, और O2 किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। चूंकि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि यहाँ से नीचे जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है,
तो ये मैग्मा ऑलरेडी गर्म होता है। लेकिन जब ये मैग्मा की गैसें जैसे सरफेस पर पहुंचती हैं, O2 उनके साथ में क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के कारण यहाँ पर आग प्रज्वलित होने लगती है। और यही रीजन है कि इसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि चूंकि मैग्मा बिल्कुल अग्नि का रूप है, एकदम तप्त लाल होता है, इसलिए भी इस मैग्मा से बनी चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और हम अभी देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें मोस्टली दो प्रकार की होती हैं उनकी संरचना के आधार पर। आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार हैं। पहला है ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी? ग्रेनाइट। ये बेसिकली खनिज संपन्न होती हैं बिकॉज चिपचिपे लावे से इनका निर्माण होता है। अब समझ रहे हैं, चिपचिपे लावे में खनिजों की मात्रा ज्यादा ही होगी। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर उतना विस्तार से हम नहीं समझेंगे। ज्योग्राफी की कक्षाएं भी कुछ दिनों में स्टार्ट होंगी, वहां हम पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। दूसरी चट्टानें होती हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं इनमें भी खनिज होते हैं, देखिए इनमें आयरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। इनमें बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों में आयरन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखें कि यहां पर ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार था जैसा अभी की हमने देखा, और यहां से मैग्मा उत्तर की ओर जब प्रवाहित होकर आया तो यहां पर ध्यान से समझ लें, सॉरी मध्य प्रदेश थोड़ा अजीब बन गया है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, तो यहां से जब ये मैग्मा उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, ठीक है, तो अब ये यहां पर जाकर जब जमा तो बेसाल्ट चट्टानें बेसिकली इस क्षेत्र में निर्मित हुई हैं। कौन सी? बेसाल्ट। तो बेसाल्ट इसलिए हुई हैं क्योंकि ये बेसिकली तरल मैग्मा से बनती हैं और तरल मैग्मा इतनी दूर तक फ्लो कर सकता है, तो बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर बनी हैं। तो अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि एक सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि मालवा के पठार में कौन सी चट्टानें मौजूद हैं? बेसाल्ट चट्टानें मौजूद हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जब बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और बेसाल्ट चट्टानों में कौन सा खनिज मौजूद है? आयरन। और आयरन क्रियाशील धातु होती है। दूसरी बात, ये यहाँ पर जो बेसाल्ट चट्टानें बनी है ये है क्रिटेशियस काल की। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? क्रिटेशियस काल एक बहुत पुराना समय है, तो अब ये चट्टानें अगर यहाँ पर बहुत समय से हैं तो तापमान की वजह से, दाब की वजह से इनमें अपक्षय शुरू हुआ। अपक्षय का मतलब होता है अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना। इनका विघटन शुरू हुआ। विघटन का मतलब ही टूटना। इनका वियोजन भी शुरू हुआ। वियोजन बेसिकली एक रासायनिक प्रक्रिया है और विघटन एक भौतिक प्रक्रिया होती है। विघटन का, ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। तो अब यहां पर जब ये चट्टानें थी, इनमें विघटन हुआ, वियोजन हुआ, अपक्षय हुआ और ये धीरे धीरे टूटने लगी। तो यहाँ की बेसाल्ट चट्टानों के टूटने की वजह से ये आयरन के कण मुक्त हुए, और आयरन क्रियाशील धातु है, तो इसने क्या किया, वायुमंडल में जो O2 मौजूद है, जो नमी मौजूद है, उसके साथ में क्रिया कर लिया। आयरन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है। इसका बेसिक उदाहरण समझिए। आपके घर में जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, शीतकाल में, बरसात के बाद में आप देखेंगे कि इनमें जंग लग जाता है, होता है। जंग लगने का रीजन होता है आयरन की क्रियाशीलता के कारण, और जब जंग लगता है तो उसका रंग बदलता है। प्रारंभ में उसका रंग हल्का सा पीला होता है, उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है लाल होता है, और अंततः वो वस्तु काली हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जब ये आयरन के साथ इसने क्रिया किया, तो आयरन के साथ क्रिया करने के बाद इसने बनाया टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर ध्यान दें, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट का निर्माण कर लिया आयरन ने, और इसकी वजह से यहाँ पर जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो मिट्टी बेसिकली काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब ध्यान दें, काली मिट्टी कैसे बनी? अगर बेसाल्ट चट्टानें यहाँ नहीं होती, अर्थात उनमें आयरन नहीं होता, आयरन नहीं होता तो O2 के साथ क्रिया नहीं करता, तो फिर यहाँ पर उस मिट्टी का निर्माण नहीं होता। तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ये बेसिकली टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो उम्मीद है अब ये समझ आया होगा यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। दूसरी बात, भारत मध्य प्रदेश में बेसिकली मालवा में भी काली मिट्टी के 3 भाग हैं, एक गहरी काली, दूसरा साधारण काली और तीसरा छिछली काली। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये मैग्मा इस तरफ से फ्लो कर रहा था ना, तो ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है बेसिकली, तो इस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसका रीजन ये देखें कि जब यहाँ से मैग्मा आएगा
तो वो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में संचित होगा, इधर पे गाढ़े वाला भाग संचित होगा, और इस वजह से इस क्षेत्र में आयरन की जो मात्रा है वो वृद्धि होगी। इसके टूटने से टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक होगी और काली मिट्टी का निर्माण होगा, गहरी काली। और ये रीजन है कि आप देखेंगे दक्षिणी मालवा में भी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी दक्षिणी मालवा में। और इसी वजह से इस क्षेत्र में, जैसे आप देखें सतपुरा मैकाल वाले क्षेत्र में खंडवा खरगोन कपास का उत्पादन ज्यादा करते हैं क्योंकि काली मिट्टी वहां पर ज्यादा है। वैसे देखें कि दक्षिणी मालवा में भी कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गहरी काली मिट्टी है। इसके बाद में चलो आते हैं, इसके बाद में अगर देखेंगे तो ये मध्य वाला जो क्षेत्र है मालवा का, ये मध्य मालवा के क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर साधारण काली मिट्टी है क्योंकि वो जो मैग्मा का फ्लो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो इस क्षेत्र में उतनी मात्रा में संचय नहीं हो पाया, यहाँ पर साधारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो इस क्षेत्र में आपको मिलती है छिछली काली मिट्टी, यानी कि इसमें उतना कालापन नहीं है। तो ये तीन तरह की मिट्टी मालवा में पाई जाती है, नीचे गहरी काली, यहाँ पर साधारण काली और यहाँ पर छिछली काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बात समझ में। अब इस मिट्टी से क्या, इस मिट्टी के कारण क्या असर पड़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें, दरअसल किसी भी क्षेत्र में वहां की जो फसलें होती है ना, उस क्षेत्र की मिट्टी पर निर्भर करती हैं। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी काफी मात्रा में उस क्षेत्र की मिट्टी पर निर्भर करती है। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी, अगर रेतीली मिट्टी है तो उस क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अब आपने देख लिया कि भाई इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी, काली मिट्टी है। तो इस क्षेत्र में जो कृषि का विकास हुआ है ना, वो सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। किस क्षेत्र में? मालवा के पठार में। जैसे इस क्षेत्र में दक्षिणी मालवा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंदौर संभाग के जिले हैं बेसिकली कृषि आधारित जिले भी हैं। तो इस क्षेत्र में कृषि में देखेंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है, यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है, इसके अलावा गेहूं का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन ये मुख्य फसलें इस क्षेत्र की हैं, गन्ना, कपास, सोयाबीन, गेहूं। इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर उज्जैन संभाग वाला क्षेत्र है और उज्जैन सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला है, और यही वजह है सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो वहां जो प्लांट लगेगा वो बड़ा लगेगा। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन, सोया प्लांट जो है तेल उत्पादन करने का, वो उज्जैन में ही है, इसी वजह से वहां पर बना है। इसके बाद देखेंगे तो मालवा में काली मिट्टी की वजह से कपास का निर्माण, कपास का उत्पादन अच्छा होता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं और काली मिट्टी को स्वजोत मृदा भी कहते हैं। स्वजोत कहने का रीजन ये है कि आप देखेंगे कि काली मिट्टी की संरचना ऐसी होती है कि अगर काली मिट्टी में थोड़ी सी बारिश हो गई तो काली मिट्टी के सारे अणु आपस में चिपक जाते हैं, ये चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और चिपचिपी होने की वजह से ये होता है कि इसमें वायु का संचार नहीं होता, वायु का संचार नहीं होता, साथ में अगर चिपकने की वजह से वाष्पीकरण भी नहीं होता, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। आगे बात समझ में। और इसी वजह से जब आप इस मिट्टी में कोई फसल बोते हैं, उस फसल को पानी की मात्रा कम लगती है, ये मुख्य रीजन है, और इसीलिए इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। किंतु जब तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है, तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण ही इस मिट्टी को स्वजोत मिट्टी कहते हैं। हालांकि मिट्टी में दरार पड़ने के भी अपने फायदे होते हैं। कैसे? मिट्टी में दरारें पड़ने से मिट्टी की आंतरिक सतह पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संचरण ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का संचरण होने से आंतरिक सतह पर जो बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। और ध्यान रखें, इसी वजह से काली मिट्टी में उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। स्वजोत होने के कारण भी, नमी होने के कारण भी काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी पर चर्चा हम मिट्टी वाले पाठ्यक्रम में अवश्य करेंगे और बहुत विस्तार से करेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो चलते चलते हमको समझनी चाहिए। तो कपास का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, इसी वजह से ध्यान रखें, मालवा के पठार में इंडस्ट्री के मामले में आप देखेंगे कि कपास पर आधारित कपड़ा मिलें बहुत ज्यादा मात्रा में है। इंदौर को सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण ही मध्य प्रदेश का मुंबई या मिनी मुंबई या मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड का एक शहर है जो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भारत में काफी सारे शहरों को इसकी उपाधि दी गई है, जैसे
ध्यान से समझ लें, भारत का मैनचेस्टर आप अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप कोयम्बटूर को कहते हैं। जल्दी जल्दी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आज थोड़ी सी ओरली क्लास है, इसलिए हम इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं गन्ना पर। काली मिट्टी में देखो, गन्ना एक ऐसी फसल है जो लगभग 14 माह पकने के लिए लेती है। इसको वर्ष भर पानी चाहिए, पानी की मात्रा अधिक चाहिए इसको, तो पानी की मात्रा अधिक चाहिए और काली मिट्टी में नमी बनी रहती है, इसलिए काली मिट्टी वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी है तो गन्ने का उत्पादन अच्छा खासा होता है। मध्य प्रदेश में अगर गन्ने की बात करेंगे तो नरसिंहपुर जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन क्षेत्र की बात करेंगे तो मालवा का पठार सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मालवा के पठार में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। चीनी मिलें इस क्षेत्र में काफी मात्रा में है। उज्जैन में चले जाइए, चीनी मिलें आपको मिल जाएंगी, देवास में चीनी मिल जाएंगी, सीहोर में चीनी मिलें मिल जाएंगी। तो अभी हम जब उद्योग पढ़ेंगे तो इन मिलों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब गेहूं की बात करते हैं। मालवा में बेसिकली सरबती किस्म का गेहूं होता है। कौन सा गेहूं? सरबती। सरबती गेहूं की डिमांड इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसका रीजन ये है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें पौष्टिक तत्व तो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और बेसिकली ये अन्य गेहूं की तुलना में थोड़ा सा चिकना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस समय मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर है और उसका रीजन है सरबती गेहूं की वजह से हमारी मांग जब बढ़ी है तो किसानों ने गेहूं का उत्पादन भी बढ़ाया है। और कबीरदास जी ने मालवा की मिट्टी पर एक लाइन लिखी है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। यानी कि मालवा की धरती इतनी गंभीर है कि हर 2 कदम पर पानी है और हर 2 कदम पर रोटी है। पानी का मतलब नदियां हैं, रोटी का मतलब अनाज का उत्पादन अच्छा खासा मात्रा में यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ज्यादा संपन्न है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी फसलों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। जैसे आप रतलाम में चले जाएंगे तो आप अंगूर का उत्पादन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आखिर में फसलों की वजह से ही देखेंगे, फसल का उत्पादन अच्छा है और यही रीजन है कि मालवा का जनघनत्व अच्छा खासा है। जनघनत्व क्यों अच्छा खासा है? भारत अभी भी, भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर हम 2019-20 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 43% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में भी है, तो ये मध्य प्रदेश की तो 72% जनसंख्या लगभग गांव में रहती है जो कृषि पर निर्भर होती है। तो जहां पर कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है ना, वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा होता है, क्योंकि आज भी जीविका का साधन क्या है? कृषि। इसलिए मालवा में जनघनत्व ज्यादा है। आप भोपाल को देख लीजिए, भोपाल में 855 जनघनत्व है जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक है। इंदौर में जनघनत्व अधिक है। तो अब आप देखते हैं कि जनघनत्व ज्यादा होने का रीजन है यहाँ पर कृषि। और इससे क्या फर्क पड़ा? कृषि जो है ये प्रत्येक उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने में समर्थ होती है और जहां पर कच्चा माल होगा वहीं पर उद्योगों का लगाव होगा। तो मालवा में औद्योगिक डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। अगर आप ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा में औद्योगिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। रीजन समझते हैं। सबसे पहला, गन्ना पर आधारित यहाँ पर चीनी मिलों की मात्रा बहुत ज्यादा है। बरलई यहीं पर है, भोपाल शुगर मिल यहीं पर है। ठीक है, दालोदा बाजार भी लगभग यहीं पर मौजूद है। उज्जैन में यहीं पर है। तो आगे हम बात करेंगे चीनी मिलों पर। इसके अलावा कपास पर आधारित कपड़ा इंडस्ट्री का यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके आधार पर देखेंगे तो सोयाबीन पर आधारित बहुत सारे कारखाने, जैसे उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, भोपाल में सोया बिस्किट बनाने का कारखाना है और छोटी छोटी इंडस्ट्री है। गेहूं पर आधारित बिस्किट इंडस्ट्रीज इंदौर में है। इसके अलावा काफी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, इंडस्ट्री ज्यादा होने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जनघनत्व बढ़ा है रोजगार की वजह से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रव्रजन करके लोग मालवा के पठार की तरफ आए हैं। प्रव्रजन का मतलब होता है किसी भौगोलिक सीमा को पार करके दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। जैसे पीतमपुर को देख लीजिए, पीतमपुर सूखा बंदरगाह भी है। ठीक है, भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। डेट्रॉइट कहने का तात्पर्य है, डेट्रॉइट अमेरिका का एक शहर है जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है
वैसे ही पीतमपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और उसके रीजन ये है कि कृषक यहाँ पर बड़े हैं तो उनको चाहिए पर्याप्त मात्रा में क्या, वाहन। तो वाहनों के निर्माण के लिए डेट्रॉइट जैसी संरचना का निर्माण यहाँ पर होना आवश्यक था। इसके अलावा इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को भी क्या चाहिए, बहुत सारे वाहन चाहिए परिवहन के लिए, कच्चा माल लाने, माल को विपणन करने के लिए। तो पीतमपुर जैसे सिटी का डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है और अब यहीं पर औद्योगिक गलियारे हम लोग लगा रहे हैं, सेज हम लोग बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे हमने पीतमपुर को सेज के रूप में भी यहाँ पर डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कृषि की वजह से इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काय का डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अभी हम उद्योग आगे अलग से चर्चा करेंगे, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके, हम आज हम बेसिकली भूगोल पे बात कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं मालवा के पठार की बेसिकली जलवायु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए, एक्चुअल में मालवा के पठार के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और आप सबको पता है ये भूमध्य रेखा, ये 23.5 नॉर्थ पर कर्क रेखा और यहाँ पर 23.5 नॉर्थ पर मकर रेखा। पूरे वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश है वो इस क्षेत्र में पड़ते रहता है। सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में पड़ते रहने की वजह से इस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो बेसिकली जो मालवा का रीजन होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तापमान बेसिकली यहाँ की जो जलवायु होती है ये समशीतोष्ण जलवायु है। ध्यान से समझेंगे, समशीतोष्ण जलवायु है, यानी कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, शीत धन उष्ण और सम का मतलब है बराबर, यानी कि यहाँ पर बराबर मात्रा में ठंडी और बराबर मात्रा में गर्मी पाई जाती है। अब देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको होना कैसा चाहिए, अधिक तापमान वाला क्षेत्र, लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ पर गर्मी और ठंडी के दिनों में ठंड बराबर मात्रा में पड़ती है। तो इसके कारण समझते हैं आखिर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में नमी की मात्रा पर्याप्त होती है और नमी पर्याप्त होने की वजह से इस क्षेत्र में गर्मी नहीं बढ़ती है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा मैप हम ड्रॉ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो मालवा का पठार है बेसिकली ये अरब सागर का सबसे निकटतम हिस्सा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में समुद्रों के निकट सबसे निकटतम हिस्सा अगर कोई है तो वो कौन सा पठार है, मालवा का पठार। तो समुद्री निकटता होने की वजह से भी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है और यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में भी हमको उतनी मात्रा में यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा चलते हैं तो इस क्षेत्र की नदियां, चंबल नदी तंत्र का डेवलपमेंट, बेतवा नदी तंत्र का डेवलपमेंट, माही नदी तंत्र का डेवलपमेंट, छोटी काली सिंध का डेवलपमेंट, ये काफी सारी नदियां यहाँ पर हैं और इस वजह से भी इस क्षेत्र में गर्मी के दिनों में सदानीरा नदियां होने की वजह से चंबल सदानीरा है, माही भी लगभग बहती है, बेतवा का पानी लगभग सूख जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ठंड बनी रहती है। इसके अलावा देखते हैं ठंड में आखिर ज्यादा ठंड क्यों नहीं लगती। तो पहला फैक्टर तो कर्क रेखा हो गया। उज्जैन पे 21 जून के समय बिल्कुल सीधे सूर्य चमकता है तो तापमान ऑलरेडी पर्याप्त रहता है तो ठंड से वो कवर करता है। आगे बात समझना, तो ये रीजन है। दूसरा, औद्योगिक डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका है तो उष्मा द्वीप के निर्माण क्षेत्र में भी कई क्षेत्र यहाँ निर्माण हो गए। उष्मा द्वीप क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। अगर कोई शहर है जहां पर वहां के फैक्ट्रीज के कारण, परिवहन के कारण जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस एक छोटे से क्षेत्र को उष्मा द्वीप के नाम से बुलाया जाता है। तो मालवा अब उष्मा द्वीप में भी परिवर्तित हो रहा है, किंतु इंदौर की स्वच्छता ने इंदौर को उष्मा द्वीप होने से कुछ हद तक बचा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक समशीतोष्ण जलवायु है और इसीलिए ध्यान रखें कि आप सभी ने सुना होगा फाहियान नामक यात्री के बारे में। ये चीनी यात्री था, कौन, फाहियान। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। देखें, उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न भी रहते थे। तो जब फाहियान आया और उसने मालवा का पूरा भ्रमण किया तो उसको ये समझ आया
कि मालवा की जलवायु पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो फाहियान ने मालवा की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु ऐसे नहीं कहा कि भाई गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त है। आगे बात समझ में। अब इस क्षेत्र की थोड़ी सी वर्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी मात्रा में हुई है, कितनी मात्रा में होती है, कहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा नहीं होती तो क्यों नहीं होती। ध्यान दें, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। 75 से 125 सेंटीमीटर। देखें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये देखें, ये ताप्ती नदी घाटी है। कौन सी? ताप्ती नदी घाटी बुरहानपुर के निकट से निकलती है। ठीक है, यहाँ एक नक्शा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए, ये ताप्ती नदी घाटी है। तो यहां से क्या होता है, ये नर्मदा नदी घाटी है। यहां से क्या होता है, अरब सागर का मानसून की शाखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अरावली पर्वत मौजूद है। तो यहां से जब ये शाखाएं प्रवेश करती हैं तो ये इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पर मालवा की 3 बड़ी ऊंची चोटियां इंदौर शहर में, जैसे मालवा की सबसे ऊंची चोटी है जाना पाव, यह विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। फिर इसी इंदौर में महू के निकट एक चोटी है, ध्यान रखेंगे, धजारी 810 मीटर। इसके अलावा आप देखेंगे, सॉरी, जाना पाव की ऊंचाई माफ कीजिएगा, जाना पाव ये वो जगह है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। और यहीं पर सिगार नाम की चोटी है जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, 881 मीटर। कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको दिमाग में रखें। सिगार की ऊंचाई 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर। और ध्यान दें, ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है और तीनों ही इंदौर में है, ध्यान रखेंगे। और ये जाना पाव जो है यहीं से चंबल का उद्गम होता है। अभी नदियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो हम फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा। तो ये तीनों ऊंची चोटियां जब यहां से मानसून की शाखा प्रवेश करती है ना, तो ये इनको रोकती हैं। और इंदौर संभाग नीचे है, तो इस क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। लेकिन जब ये मानसून आगे बढ़ता है तो उसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। और चूंकि यहाँ पर अरावली पर्वत जो है, ये अरावली पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो ये सौराष्ट्र की शाखा जो यहां से प्रवेश कर रही होती है, ये उसके समानांतर है और ये यहाँ पर मानसून के लिए अवरोध का काम नहीं करता, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये जो मालवा का उत्तरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर तक वर्षा ही हो पाती है। और इसी क्षेत्र में काले जिले भी मौजूद हैं। काले जिले शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, इनको 8 जिले हैं, आगे हम बात करेंगे। इनको काले जिले कहते हैं क्योंकि वर्षा कम होने की वजह से यहाँ क्या हुआ है, भूमिगत जल का दोहन इन्होंने अत्यधिक मात्रा में कर लिया है और इसी वजह से इन जिलों को हम काले जिलों के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में चले। तो वर्षा को अगर देखें तो वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक है। नीचे वर्षा की मात्रा ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और इसके कारण समझ गया। और यही वजह है कि निचले मालवा के क्षेत्र में फसलों का उत्पादन अच्छा खासा होता है। समस्त ज्यादातर नदी तंत्रों का जो विकास हुआ है ना, वो भी मालवा में इसी क्षेत्र से हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं मालवा में कौन से नदी तंत्र हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली जो मालवा के नदी तंत्र हैं, मालवा के नदी तंत्रों को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। अब इनके पठारों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, मालवा के नदी तंत्र को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। नई स्लाइड पर ही हम लोग बात कर लेते हैं कौन से नदी तंत्र हैं, कहां से बहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। नदियों पर जब हम बात कर रहे होंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे, ध्यान देना है। मालवा में 3 नदी तंत्र हैं। जैसे यहाँ पर इंदौर में जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे प्रवाहित करते हुए ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में जाते हुए ये प्रयागराज में यमुना से मिलती है। तो ये चंबल नदी तंत्र का विकास मालवा से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ से बेतवा नदी तंत्र का विकास हुआ है। बेतवा नदी तंत्र का विकास हुआ है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अभी हम इस पर बात तो उतना ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। दरअसल अगर हम देखें तो चंबल नदी तंत्र जो है इसको थोड़ा सा सुधारेंगे हम लोग, ध्यान से समझें।
चलो इसको एक नई स्लाइड में ही ले लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ड्राइंग करने में, आ जाए। तो यहाँ पर देखें 3 नदी तंत्र कौन से हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला नदी तंत्र, यहाँ से चंबल नदी तंत्र का विकास हुआ, ऐसे नदियों में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और इधर से यमुना आ रही है, तो बेसिकली ये यमुना से मिल जाती है। यमुना इधर जा रही है तो ये यमुना का बायां छोर, ये दायां छोर, चंबल दाईं छोर से मिलती है। यहाँ से बेतवा का उद्गम होता है कुमरा गांव से रायसेन के, और ये आगे जाकर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर माही नदी तंत्र का विकास हुआ है, जो आगे चल के राजस्थान और फिर अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। इन 3 बड़े नदी तंत्रों का विकास यहाँ से हुआ है। अभी बात समझ में चले। इसके अलावा इस क्षेत्र में काफी सारे पठार हैं, और आज मालवा की ज्योग्राफी में इतना ही है। मालवा की ज्योग्राफी अगर हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तो लगभग 5 घंटे तो मालवा की ज्योग्राफी में चले जाते हैं। मालवा के पठार की भू आकारिकी क्या है, मालवा के पठार के इतिहास, मालवा के पठार का डेवलपमेंट क्यों हुआ है, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लक्ष्य एकेडमी में पटवारी की बैचेस प्रारंभ है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। 10 बजे से 4 बजे तक पटवारी स्कूल नाम से बैच हम चला रहे हैं, 2 बजे से 7 बजे तक। और ये जो हम मालवा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली तथ्यात्मक है, कॉन्सेप्ट कुछ समझाने की कोशिश मैंने किया हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में समय की कमी होती है, बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाना होता है। तो कोशिश किया हूँ, ये मेरा पहला प्रयास है मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर। आगे मिलेंगे और भी कंटेंट को लेकर, और भी शानदार कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।